नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल इंदु विद्या पर। दोस्तों 15 मार्च का जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार टीचर का, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि उसका क्वेश्चन पेपर जो है वो लीक हो चुका है, ठीक है। तो आगे आप लोगों को तैयारी में अभी लगे रहना है, क्योंकि कब एग्ज़ाम कैंसिल होगा वो आपको मालूम नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो तैयारी आप लोगों को करना का कंटिन्यू रखिए। हाँ, तो इसमें मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन इसमें आया था वो आप लोगों ने देखा होगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या था दोस्तों। कोई बोल रहा है कि क्वेश्चन हार्ड था, कोई बोल रहा है कि क्वेश्चन ईजी था, कोई बोल रहा है मॉडरेट था। तो वो सब बातों पर नहीं जाना है। हम लोगों को यहाँ देखना है कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो कहाँ से पूछ रहा है। देखिए, अभी मैं एक चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिससे आपका दिमाग जो है वो दिमाग में सारी चीज़ें खुल जाएगा कि हम लोग को तैयारी किस तरह से करना है। हाँ, आगे देखिए, मैं करेंट अफेयर का ये टॉपिक ला रहा हूँ, ये करेंट अफेयर चलता रहेगा, क्योंकि देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन करेंट अफेयर से आया था। तो करेंट अफेयर मैं इस तरह से लाना चाहता हूँ आप लोगों को बीच में कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन उससे एकदम 100% बने। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, जो मेरे चैनल पर वीडियो देखे थे उसमें बहुत सारे देखोगे करंट का टॉपिक जो था वो मेरे चैनल से बहुत सारा क्वेश्चन लड़ा हुआ था, ठीक है। तो मैं अभी आगे मैं अपने भी जो तैयारी आप लोगों को करवाने वाला हूँ उसमें आगे मैं इम्प्रूवमेंट करने वाला हूँ, और मैं भी इस एग्ज़ामिनेशन से सीखा हूँ। तो वो आपके समक्ष मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से आप लोग को तैयारी आगे कराना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि अभी करंट का टॉपिक है, एक चल रहा है लोकसभा का चुनाव। लोकसभा के चुनाव का आप लोग को मालूम है कि लोकसभा के चुनाव का घोषणा हो गया है दोस्तों। हाँ, तो जो पहले देखिए, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, मैं जल्दी बोल रहा हूँ कि वीडियो लंबा ना हो दोस्तों, लेकिन जो तैयारी करना है आपको एकदम इत्मीनान दिमाग से करना है। देखिए, यहाँ पे जो लोकसभा का चुनाव जो हो रहा है वो पहले किस तरह का क्वेश्चन पूछता था आप लोग को मालूम है? पहले पूछता था ये कि जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है इसमें सीटों की संख्या कितनी है, सीटों की संख्या कितनी है, इसमें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कौन है, इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, सारा कुछ कितने चरणों में ये चुनाव हो रहा है। बोलता है कि लोकसभा का चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ देता था। हाँ, और लेकिन अभी जो क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है या तैयारी करना है वो क्या है दोस्तों, मैं इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अभी जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे ये सारा चीज़ नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा। हालांकि आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये सारी बातें भी मैं बताऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ क्या ध्यान रखना है मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। देखिए, अभी क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए क्या कोई पार्टी है, रीजनल पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो, वो मंदिर या मस्जिदों में चुनाव प्रचार कर सकती है कि नहीं। तो आप लोगों को मालूम है कि मंदिर या मस्जिद में चुनाव प्रचार नहीं होगा, क्योंकि वो किसी भी धार्मिक स्थल पे चुनाव प्रचार नहीं होता है, क्योंकि देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है। आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है दोस्तों, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, ठीक है। तो इसके थ्रू बहुत सारे चीज़ बैन है। तो देखिए, अब एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न देख लिए, वो जानना चाहता है कि जो टॉपिक अभी करेंट में चल रहा है उस टॉपिक से बच्चों लोगों का नॉलेज कितना है, जो काम का चीज़ है वो आपको पढ़ना है। मतलब कि जैसे अभी इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में आपका क्या कर्तव्य है वो चीज़ देखना है। इसमें पूछ देगा क्वेश्चन, क्या पूछेगा दोस्तों, इसमें क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो जैसे कोई भी अभी मंत्री हैं, चुनाव चल रहा है और पहले से जो अभी मंत्री पद पे हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी मंत्री है, तो वो अपने जो उनको जो सुविधा मिला हुआ है, जैसे गाड़ी का सुविधा, वाहन का सुविधा मिला है, तो वो उस वाहन से चुनाव प्रचार कर सकते हैं क्या, ये सारा चीज़ क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को पढ़ना है, यानी कि जो इलेक्शन हो रहा है उसके बारे में आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए। इसमें पूछ देगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो इसमें वोट देंगे क्या। समझ गए दोस्तों, क्वेश्चन का पैटर्न का लेवल ये होने वाला है। ये किसी भी किताब में आपको मिलने वाला नहीं है। ये सब का तैयारी कहाँ से करें, किस तरह से करें, वही चीज़ मैं यहाँ पे आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको वीडियो को ध्यान से देखिए, और मैं आगे जो वीडियो लाऊंगा उसमें इन सारी बातों को ध्यान में रखूंगा और उसी तरह से मैं आपका तैयारी करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि
आप लोगों को अगर सीरियस तैयारी करना है तो सीरियस तैयारी करिए, हाँ, बाकी भगवान के ऊपर छोड़िए, लेकिन तैयारी तो जम के करना होगा आप लोगों को दोस्तों। तो देखिए अभी करेंट का टॉपिक है एक, हाँ, ये सारा चीज़ टॉपिक से आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। पहला है एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। इसी के साथ जब एक देश एक चुनाव हो रहा है तो इसमें विधि आयोग जो है उसका काम क्या है दोस्तों। हाँ, अभी भूटान के प्रधानमंत्री आए हैं तो भूटान से हम लोगों का कैसा रिलेशन है और क्या क्या टॉपिक है वो चीज़ देखना है। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप लोगों को मालूम है कि देश में यूसीसी कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में लागू हो रहा है दोस्तों, तो वो क्या है उसके बारे में हम लोग समझ लेंगे। फिर देखना है भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश, इस टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इसी से आपको 52वां संविधान संशोधन इससे रिलेट हो रहा है, तो इसलिए 52वां संविधान संशोधन भी देख लेंगे, जिसमें दल बदल कानून है वो भी देख लेंगे। ये सारा टॉपिक अभी चर्चा में रहेगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान में रखना है और इसी सबसे क्वेश्चन से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहीं से। चलिए, पहला है कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन इससे बन सकता है, ठीक है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के प्रावधानों के अनुसार किसका चुनाव एक साथ कराने का निर्णय लिया गया है। हाँ, किस किस का चुनाव एक साथ होगा। तो पहले आप लोग ये जानिए दोस्तों कि चुनाव जो है वो किस किस का चुनाव होता है। तो पहला तो है लोकसभा का चुनाव होता है, ये आप लोग लिख लीजिए, लोकसभा का चुनाव होता है। दूसरा कौन सा चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है। ये मैं टोटल इलेक्शन बता रहा हूँ, मैं वन नेशन वन इलेक्शन से नहीं बता रहा हूँ, मैं टोटल बता रहा हूँ अभी कि आप कितना चुनाव होता है। राज्यसभा का चुनाव होता है दोस्तों। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये आप लोगों को मालूम है, ठीक है। फिर क्या है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। दूसरा क्या है, यहाँ राज्य में आएंगे तो विधानसभा का चुनाव होता है, विधानसभा है, विधान परिषद है, विधान परिषद है, और क्या है, पंचायती राज विभाग से संबंधित चुनाव है, पंचायती राज विभाग से चुनाव है। इतना सारा चुनाव है, आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा। मैं बोल रहा हूँ बार बार दोस्तों कि जो मेरा राइटिंग है वो समझ में नहीं आएगा, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन करके आप लोग नोट्स बनाइए, ठीक है। इतना सारा चुनाव होता है दोस्तों। तो इतना सारा चुनाव होता है, तो इसमें वन नेशन वन इलेक्शन होने से क्या बदलाव होने वाला है, किसका चुनाव एक साथ होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव जो होगा, इन दोनों का चुनाव एक साथ कराने का निर्णय लिया जा रहा है। क्योंकि जो देखिए, जो लोकसभा का चुनाव है, हाँ, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, और विधानसभा का जो चुनाव है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए है। तो दोनों एक साथ कराया जाए, ठीक है दोस्तों। इसी के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का प्रावधान किया गया है। और इसी में 100 दिन के बाद तुरंत, मतलब 100 दिन के अंदर क्या होगा, इसका पंचायती राज विभाग जो है वो पंचायती राज विभाग, जैसे मुखिया का चुनाव हो गया, सरपंच का चुनाव हो गया, प्रमुख का चुनाव हो गया, जिला परिषद का चुनाव हो गया, उसका जो चुनाव होगा पंचायती राज विभाग, आप समझ गए ना। तो पंचायती राज विभाग के लिए पंचायती राज विभाग का चुनाव भी होगा कितने दिन के बाद, मतलब 100 दिन के बाद, या 100 दिन के अंदर इसका भी चुनाव संपन्न कराना होगा। ऐसा वन नेशन वन इलेक्शन में प्रावधान किया गया है। अगर इससे क्वेश्चन पूछ देगा कि ये लागू कब से होगा दोस्तों, तो ये लागू होने वाला है आपको 2029 से ये लागू होने वाला है, ठीक है। अभी नहीं, 2029 में ये लागू होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, अब यहाँ से क्वेश्चन और क्या बन सकता है, तो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि एक देश एक चुनाव का निर्णय हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे। अच्छा देखिए, ये बहुत बड़ा चुनाव हो रहा है, ये बहुत बड़ा निर्णय हो रहा है दोस्तों, क्योंकि एक देश एक चुनाव कराना बहुत ही कठिन काम है दोस्तों। तो इसका जो निर्णय है, तो इसके लिए एक समिति गठित की गई थी कि समिति बताएगा कि इसमें क्या क्या, मतलब इसका प्रावधान कैसे कैसे होगा। तो उस समिति के अध्यक्ष को पूछ सकता है कि उस समिति के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, पूर्व राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, रामनाथ कोविंद,
रामनाथ कोविंद। तो इन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया है। किनको? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और इस पे राष्ट्रपति का सहमति भी व्यक्त हो गया। अभी फिलहाल राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू ने इस पर सहमति जता दी है। इनका रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट इन्होंने सबमिट कर दिया है रामनाथ कोविंद जी ने, उस पर राष्ट्रपति ने सहमति जता दिया है कि हाँ ये होगा। ठीक है, और ये 2029 से ये होने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो समिति के अध्यक्ष पद है रामनाथ कोविंद। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इससे क्या बनेगा वो देख लेते हैं। हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन होने से क्या क्या लाभ हो सकता है। देखिए मैं बताया था कि सारा डिटेल आपको लोगों को पढ़ना पड़ेगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कोई ठीक नहीं है। तो वन नेशन वन इलेक्शन आखिर ये सरकार ला रही है तो इसका कुछ ना कुछ लाभ होगा तभी तो ला रही है। तो वो लाभ के बारे में पूछ सकता है दोस्तों कि लाभ क्या होने वाला है। तो ठीक है, देखिए इससे लाभ क्या होगा कि जैसे आप लोगों को मालूम है कि जब इलेक्शन स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, बार बार इलेक्शन होगा। तो जैसे अभी मान लीजिए कि प्रधानमंत्री को ही ले लेते हैं, प्रधानमंत्री का पार्टी है बीजेपी, तो बीजेपी का जो इलेक्शन हो रहा है, मतलब जो इलेक्शन हो रहा है तो उसमें जैसे मान लीजिए कि अभी बिहार का इलेक्शन होने वाला है। हाँ, तो फिर प्रधानमंत्री आएंगे बिहार प्रचार करने। हाँ, तो ये प्रचार करेंगे कि वो काम करेंगे। हाँ, फिर अभी कर्नाटका में मान लीजिए कि होने वाला है इलेक्शन, आंध्र प्रदेश में होने वाला है, तो फिर वहाँ पे प्रधानमंत्री जाएंगे अपना प्रचार प्रसार करने के लिए। तो वो काम कब करेंगे दोस्तों? तो इस तरह से देश का नुकसान तो हो रहा है, आम आदमी का नुकसान तो हो रहा है। इसी सब को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है कि एक ही बार इलेक्शन करा दिया जाए ताकि आने वाले दिनों में केवल काम ही काम किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो जो भी 1 या 2 महीने या 3 महीने जो इलेक्शन चलने वाला होगा वो इलेक्शन 3 महीना के अंदर इलेक्शन समाप्त कर दिया जाए और उसके बाद सिर्फ काम ही किया जाए। हाँ, तो ये देश के लिए फ़ायदामंद है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि पहला चीज़ तो है कि आपको बार बार इलेक्शन कराने से जैसे आचार संहिता लागू हो जाता है। तो आचार संहिता में आप लोगों को मालूम है क्या होता है कि कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते, कोई भी बड़ा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अभी मान लीजिए कि वहाँ रोड बनाना है, वहाँ पे आप रोड नहीं बना सकते आचार संहिता में। क्यों? क्योंकि आचार संहिता का मतलब है कि अभी देखिए मान लीजिए कि किसी स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, बिहार में इलेक्शन होने वाला है, तो बिहार में इलेक्शन होने वाला तो प्रधानमंत्री क्या करेंगे, बिहार को बहुत ज़्यादा पैसा देंगे ताकि वहाँ पे बहुत सारा विकास हो। तो विकास होगा तो प्रधानमंत्री को ज़्यादा अहमियत मिलेगा वहाँ पे, फिर से उन्हीं को आदमी वोट देगा, बोले कि नहीं ये अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस तरह से लुभावना, कहने का मतलब है कि विकास तो होना चाहिए लेकिन लुभावना नहीं होना चाहिए। हाँ, लुभाने के लिए नहीं होना चाहिए। तो उसको रोक लगाने के लिए इसमें क्या होगा दोस्तों कि आचार संहिता में बैन किया गया है कि आप इलेक्शन के टाइम पे इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं ला सकते हैं, उसमें पैसे के लिमिटेशन लगा दिया जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा, और पहला तो हो गया कि आचार संहिता जो है, आचार संहिता से जो विकास होता था, ठीक है, विकास कार्यों में बाधा होगा, विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न होगा। ठीक है दोस्तों, बाधा उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये आपको लाभ हुआ कि बार बार बाधा उत्पन्न नहीं होगा। दूसरा चीज़ है कि एक टॉपिक आता है, पूछ देता है एग्जामिनेशन में कि हॉर्स ट्रेडिंग क्या है। HORAC, हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग ये जानते हैं? ये पूछ देगा तो सब लोग सोचेगा ना कि घोड़ा का जो ट्रेडिंग व्यापार है वो हो रहा है, लेकिन नहीं। यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग ये शब्द यूज होता है, जानते हैं, दल बदल से। कोई भी मान लीजिए कि आप बीजेपी से चुनाव लड़के गए, बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर आप चुनाव लड़े, बाद में आपने पार्टी बदल लिया। हाँ, खरीद फरोख्त हो जाता है, कोई आपको पैसे से खरीद लिया, उसी को हॉर्स ट्रेडिंग बोला जाता है दोस्तों। तो इसको भी ध्यान रखिए, ये नॉलेज आप लोगों को रखना है, अब ज़रूरी हो गया है। नॉलेज नहीं रखेंगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा कि हॉर्स ट्रेडिंग क्या है। तो ये जो विधायक हैं या सांसद हैं उनको खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ को हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं। इसमें पूछ देगा कि दल बदल क्या है। हाँ, इसमें दल बदल, तो राजीव गांधी की जब सरकार थी 1985 में दोस्तों, तो वहाँ पे दल बदल एक कानून आया था, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों। तो उसके थ्रू क्या हुआ कि ये कब हुआ था, 1985 में। हाँ, तो इसमें दल बदल कानून लाया गया था, दल बदल कानून का प्रतिबंध लगाया गया था।
कानून लाया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग जान लीजिए। इसको अगर पूछ देगा कि दल बदल जो कानून है, अधिनियम है, वो कौन सी अनुसूची में है, तो ये 10वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची में इसको रखा गया है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है ये भी पूछ सकता है, तो दल बदल से, दल बदल से। तो ये सारा नॉलेज आप लोगों को रखना है। ठीक है, ये किसके सरकार में आई थी ये भी पूछ सकता है, तो उस टाइम में राजीव गांधी की सरकार थी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कोई ठीक नहीं है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और पूछेगा कि जो वन नेशन वन इलेक्शन है, तो इससे चुनौती क्या क्या आएगी, मतलब प्रॉब्लम क्या क्या आएगा दोस्तों। तो बताइए, एक साथ सारे स्टेट में चुनाव होगा, एक साथ पूरे देश में चुनाव होगा, तो ईवीएम जो मशीन है उसका शॉर्टेज होगा दोस्तों। ईवीएम मशीन कम पड़ सकता है, कम पड़ सकता है, यानी शॉर्टेज हो सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये संघवाद के विपरीत होगा। संघवाद का विपरीत किस तरह से होगा दोस्तों, क्योंकि देखिए एक जो हम लोग का राष्ट्र है, तो उस समय जो स्टेट है दोस्तों, तो स्टेट को अपना पावर दिया गया है। हाँ, तो स्टेट का पावर यहाँ पे तो छीना जा रहा है, क्योंकि कैसे छीना जा रहा है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से सारा काम कर रही है। हाँ, तो इसमें स्टेट अपना निर्णय ही नहीं ले पा रहा है। तो इस तरह से संघवाद जो है, वो संघवाद पर ये थोड़ा सा घात है, इसको ऐसा बोल सकते हैं। मतलब देखिए, समझने के लिए मैं ये बता रहा हूँ, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से देश को किन चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो कौन कौन सा चुनौती होगा। ईवीएम का शॉर्टेज होगा। हाँ ठीक है, संघवाद के ये विपरीत काम हो रहा है। क्षेत्रीय समस्याएँ जो है, क्षेत्र का जो स्टेट का समस्या है उसका अनदेखा हो सकता है। ऐसा चुनौती हो सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये भी आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पे और क्या बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ सकता है कि आचार आदर्श संहिता क्या है, आदर्श आचार संहिता क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आचार संहिता कब लागू होता है कि जब देश में चुनाव हो रहा है या किसी राज्य में चुनाव होता है, तो वो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है आचार संहिता, तो चुनाव आयोग के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो चुनाव आयोग का पूछ सकता है कि चुनाव आयोग की संवैधानिक संस्था है कि नहीं है, तो ये संवैधानिक संस्था है। ये अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अभी पूछ सकता है कि अभी चुनाव आयुक्त कौन है, तो अभी राजीव कुमार है दोस्तों, राजीव कुमार। ठीक है, इस तरह से आप लोग को पढ़ना है ताकि सारा क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो जाए। चुनाव आयोग से क्वेश्चन ये पूछ सकता है। फिर इसमें देखिए विधि आयोग का भी आता है, तो विधि आयोग का बोल सकता है कि जो विधि आयोग है उसके प्रथम जो आयुक्त थे, अध्यक्ष थे, वो कौन थे। तो अगर प्रथम अध्यक्ष पूछ देगा तो कौन थे, स्वतंत्रता के बाद, तो स्वतंत्रता के बाद जो होगा वो शीतलवाड़ हो जाएंगे, शीतलवाड़। हाँ, अगर पूछ देगा कि विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो वो कब थे, वो कौन थे अंग्रेजों के समय में, तो लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष हो जाएगा। हाँ, अगर पूछ देगा कि विधि आयोग का कार्यकाल, हमेशा पूछता है दोस्तों कि विधि आयोग का कार्यकाल कितना होता है, तो ये 3 ही वर्ष होता है, 3 वर्ष होता है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन पूछते रहता है। ठीक है, सतर्कता आयोग भी है, सतर्कता, नेशनल सतर्कता आयोग, तो उससे क्वेश्चन पूछ देता है, कार्यकाल उसका पूछता है, तो उसका भी कार्यकाल 3 वर्ष का ही है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर पूछेगा कि अभी विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो कौन है, तो ये है ऋतुराज अवस्थी, ऋतुराज अवस्थी, इनको आंसर लगाना है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, अभी फ़िलहाल में एक टॉपिक चर्चा में है दोस्तों, कौन सा, अभी देखिए एक टॉपिक चर्चा में है, अभी उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे पूछ दिया है कि क्वेश्चन मैं इससे भी लेकर के आया हूँ, 52वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, 1985 में हुआ था, तो इसको 10वीं अनुसूची में रखा गया है, 10वीं अनुसूची में रखा गया है, ये भी आप ध्यान रखिए। और इसका संबंध किससे है, तो दल बदल अधिनियम से है। ठीक है दोस्तों, अधिनियम इससे है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, ये भी बताना है आपको। भूटान के अभी प्रधानमंत्री फिलहाल भारत में आए हुए हैं दोस्तों, तो इनके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन है, तो इनका नाम है दोस्तों सेरिंग तोग्बे, सेरिंग
शेरिंग तोगबे, ये इनका नाम है। ये अभी फ़िलहाल में भारत में आए हुए हैं। अब यहाँ पे देखना है, ये 5 दिवसीय भारत यात्रा पे आए हैं दोस्तों। तो अभी वर्तमान में भूटान के साथ हम लोग का क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है वो सब चीज़ पूछ सकता है। देखिए यहाँ पे डोकलाम विवाद पूछ सकता है। डोकलाम विवाद किसके किसके बीच में है विवाद, तो ये बताना होगा कि भारत और भूटान के बीच में डोकलाम विवाद है दोस्तों। ठीक है, तो भारत और भूटान के बीच में डोकलाम विवाद के बारे में आपको बता देना है। इसके बारे में और क्या पूछ सकता है कि भूटान का राजधानी कहाँ पे है, तो ये थिम्फू हो जाएगा। थिम्फू, भूटान का राजधानी थिम्फू। ये भी पूछ सकता है भूटान का कौन कौन से राज्य से, भारतीय राज्य से जो है वो सीमा लगाता है, तो भारतीय राज्य चार गो है स्टेट जिससे सीमा लगाता है। वो क्वेश्चन आप लोग को इधर आएगा, मैं बता देता हूँ उसको भी। देखिए डोकलाम विवाद भारत और किन देश के बीच में है, तो भारत तथा भूटान के बीच में। भूटान, ये आपको आंसर दे देना है। ठीक है, डोकलाम विवाद है। ठीक है, और यहाँ पे है भारत का, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो पहला तो है देखिए अरुणाचल प्रदेश। दूसरा कौन सा है दोस्तों, पश्चिम बंगाल, ये भी भूटान से सीमा लगाता है। तीसरा कौन सा है, असम है। हाँ, और चौथा कौन है दोस्तों, सिक्किम है। चौथा है सिक्किम, यानी कि 4 गो स्टेट है जो भूटान के साथ सीमा लगाता है। ये भी देख लेना है आपको। अगर ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था एक बार, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया था कि दोस्तों कि भूटान से कितना किलोमीटर सीमा साझा होता है, तो 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर सीमा जो है भूटान के साथ लगता है, सीमा रेखा। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इतना सारा चीज़ आप जिस तरह से जब पढ़ेंगे तब क्वेश्चन आपको पकड़ में आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन सा है। हथियार देखिए निर्यात का, एक तो होता है आयात करना, आयात मतलब खरीदना, आयात करना, और दूसरा होता है निर्यात यानी बेचना। ठीक है, तो दूसरा होता है निर्यात। तो एक हो गया आयात, एक हो गया निर्यात। तो आयात, यहाँ पे निर्यात पूछ रहा है, यानी सबसे ज़्यादा हथियार बेचने वाला देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, अमेरिका। ये बहुत ज़्यादा हथियार बेचता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन अगर पूछेगा कि भारत को सबसे ज़्यादा हथियार कौन बेचता है, तो भारत सबसे ज़्यादा हथियार जो है वो रूस से खरीदता है, तो रूस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक रिपोर्ट आया है। वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश, मतलब आयातक मतलब खरीदारी वाला देश अभी कौन सा बन गया है, तो अपना देश है भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। अभी रिपोर्ट के अनुसार में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक मतलब खरीदने वाला देश हो गया। दूसरे नंबर पर जानते हैं कौन सा देश है, सऊदी अरब है दोस्तों। सऊदी अरब ये दूसरे नंबर पे है। ठीक है दोस्तों, अगर पूछ दे कि भारत सबसे ज़्यादा हथियार कौन सा देश से खरीदता है, तो वो रूस हो जाएगा। रूस से ज़्यादा हथियार खरीदता है, न कि अमेरिका से। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए ये हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, यूनिफॉर्म सिविल कोड का समान नागरिक संहिता का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से। आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों, जो यूसीसी लागू करता है, लागू करने का प्रावधान करता है, तो वो है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 किस में है, डीपीएसपी में है। डीपीएसपी ये क्या है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका हिंदी हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अभी देखिए पूछा हुआ था, बिहार टीचर वाला एग्जाम में पूछ दिया था कि कौन ऐसा स्टेट है जो कि समान नागरिक संहिता अभी लागू किया है, तो कौन सा स्टेट हो जाएगा दोस्तों, उत्तराखंड। मैंने ये पहले भी बताया था आपको, एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था, उत्तराखंड। ये जो एग्ज़ाम दिए होंगे उनको मालूम है कि ये क्वेश्चन बिहार जो 15 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार टीचर वाला, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो यही सब क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। ठीक है, ये उत्तराखंड में अभी लागू हुआ। दूसरा स्टेट जो है वो असम है, असम में भी लागू होने वाला है अभी। हाँ ठीक है, अभी तो इलेक्शन हो रहा है, लेकिन अनाउंसमेंट हुआ है दोस्तों कि दूसरा स्टेट जो होगा वो असम लागू करने वाला है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें क्या है थोड़ा सा जान लीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो जाता है पूरे देश में, तो इसमें क्या क्या होता है दोस्तों। जिससे देखिए फैमिली कोड का जितना मैटर है, फैमिली कोड का मैटर कौन कौन सा होता है, विवाह का मैटर जो होता है, हाँ तलाक का जो मैटर होता है,
तलाक का जो मैटर होता है, बच्चा गोद लेने का जो मैटर होता है, वो सब एक हो जाएगा। मतलब कि जिस तरह से हिंदू में विवाह होता है उस तरह से मुसलमान में भी उनका अधिकार मिलेगा विवाह करने का। तलाक पर भी जिस तरह से हिंदू में तलाक का नियम है उसी तरह मुसलमान में भी नियम हो जाएगा। बच्चा गोद लेने का, संपत्ति का बंटवारा का, या इस तरह के जितने भी तमाम मतलब जो फैमिली कोड का मैटर है, वो फैमिली कोड का जितना भी मैटर है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड जब लागू हो जाएगा तो सबका एक तरह से हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मुसलमान में लड़का का ज़्यादा वैल्यू है तो मुसलमान में ज़्यादा लड़का का वैल्यू है तो हिंदू में ज़्यादा लड़की का वैल्यू, ऐसा नहीं होगा। सबका नियम एक हो जाएगा। हाँ, विवाह का नियम, तलाक का नियम, बच्चा गोद लेना, संपत्ति का बंटवारा, ये सब का नियम एक होने वाला है। पहले क्या होता था, मुस्लिमों में शरीयत लागू होता था, शरीयत एक्ट या मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार ये काम किया जाता था, लेकिन अभी नहीं होगा, वो सारा एक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। हाँ, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और देखिए कि 1947 में देश जब आज़ाद होने के बाद किस क्षेत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू था? कौन सा क्षेत्र ऐसा था जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू था? तो आपको मालूम है कि गोवा में पुर्तगालियों का राज था दोस्तों। गोवा में पुर्तगालियों का राज था, तो गोवा में आज़ादी के बाद भी लागू था ये चीज़। हाँ, यूसीसी लागू था। ये कब समाप्त हुआ दोस्तों? तो जब यहाँ से पुर्तगाली लोग भाग के चले गए। कब? 1961 में। 1961 में पुर्तगाली लोग भगाया गया। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। ये नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझा दूँगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रोग्राम होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो बनाने में डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो मैं ये सारा चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझा दूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।